नमस्कार दोस्तों, आज की इस डिस्कस में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर यानी कि जेईएन का एग्जामिनेशन यहाँ पे आज लिया गया है। यानी कि 26 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में डिप्लोमा धारक के लिए जो जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें पूछे गए राजस्थान के जीके से संबंधित प्रश्नों का डिस्कस अपन इस वीडियोस में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट में डिप्लोमा धारक के लिए जेईएन के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित यहाँ पे एग्जामिनेशंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं जीके के, पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो मेन स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने पास में है, निम्नलिखित युग्म में से पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित युग्म में से वह कौन सा जिला युग्म है जहाँ लाल एवं पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो आपका सही ऑप्शन जो इसमें रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अजमेर भीलवाड़ा में यहाँ पे आपकी लाल और पीली मिट्टी मिलती है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना ब्रैकेट नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त करता है। तो यहाँ पे इसमें सही ऑप्शन आपका डी होगा, रावी और व्यास नदी का अतिरिक्त पानी का यहाँ पे संयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे की, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन निम्न में से नहीं करता। आपका ऑप्शन है नहीं। तो नहीं इसमें से जो नहीं करता वो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कोटा बैराज जो है आपका जल विद्युत उत्पादन नहीं करता। बाकी तो सभी आपका माही बजाज भी करता है, उसके बाद में आपका जवाहर सागर भी करता है, गांधी सागर भी करता है। तो सही आपका इसमें जो आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया था। तो यहाँ पे 1977 से 78 के बीच में यहाँ पे शुरू किया गया था। तो प्रश्न नंबर 4 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5वां, यहाँ पे सिंबुधड़ा और कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जसनाती संप्रदाय जो है उसके यहाँ पे उपदेश इसमें मिलते हैं, जो कि सिंबुधड़ा और कोंडा ग्रंथ नाम करके यहाँ पे रचनाएं हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका बी सही होगा। आप लोग अपने क्वेश्चंस के कोड आप लोग देख लीजिएगा, ये क्योंकि कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है आपके पास दूसरा कोड का पेपर हो तो ऊपर नीचे यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं, बाकी दे सभी रखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की अगर बात करें तो ये जोधपुर में पड़ता है और राव जोधा जो है उसके निर्माणधारी यानी कि निर्माण करवाया गया था राव जोधा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है छठे में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 7 में, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि यहाँ पे प्रदान की थी। तो जोधपुर का जो शासक जो है वो आपका राव सूर सिंह था, यानी कि प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर बी इसमें सही रहेगा। 1595 मेवाड़ का शासक जो है वो ये थे, और उसके बाद में इनका राज्याभिषेक की अगर बात करें तो लाहौर में किया गया था, जो कि अकबर और जहांगीर के ये समकालीन माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे तो यहाँ पे यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसको कौन से किले में यहाँ पे जाना चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में इस प्रकार की आपको मिलेंगी, जिसमें आपको पर्यटन का विशाल पानी के टाके भी हैं, तोप ढालने के कारखाने भी हैं और जो गुप्त सुरंगें हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो नाहरगढ़ जो इसका है वो आपका सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पे इसके नाहरगढ़ के जो दुर्ग है वो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, जो कि चिल्हा का टीला नामक पहाड़ी पे ये बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 की, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यानी कहा जाता था। तो आपका गंगानगर जो है प्रश्न नंबर 9 में ऑप्शन नंबर ए जो सही होगा। बाकी जोधपुर, सीकर इनको नहीं कहा जाता था। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होती है। तो यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें सही ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अश्वगंधा जो है वो आपके जो वनस्पति है उसकी प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने में काम में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिले में नहीं पाई जाती। तो आपके पश्चिमी जिले में अगर बात करें तो सेवण, धामण और करड़ ये घासें तो यहाँ पे पाई जाती है, परंतु आपका धामण जो है वो नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से लाना इसमें नहीं पाई जाती। तो सही ऑप्शन आपका डी होगा प्रश्न के अनुसार कि लाना घास यहाँ पे पश्चिमी जिले में यहाँ पे नहीं पाई जाती। प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे तो यहाँ पे सन 2019 की भारतीय
वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिला है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि प्लस 57.51 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका जो है 12वां, उसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 13 में अपन बात करेंगे। तो अर्जुन नायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत निम्न में से कौन से हैं? तो यहाँ पे अर्जुनायन जो जाति है वो आपका सबसे ज़्यादा अलवर भरतपुर प्रांत में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 14 में अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे इसके लिए राय बहादुर हरविलास जो है, जो अजमेर के रहने वाले थे, अजमेर से शुरू किया था। तो यहाँ पे राय बहादुर हरविलास, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका प्रश्न नंबर 14 में सही होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में यहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखना आपका प्रश्न जो है वो अध्यक्षता में वहाँ पूछा है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जमनालाल बजाज जो है, इनकी अध्यक्षता में 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल जो है उसका प्रथम अधिवेशन यहाँ पे करवाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। 16वें प्रश्न में अपन आ चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में अपना स्थान मिला? तो इस प्रकार से कमला बेनीवाल जो हैं वो यहाँ पे सबसे पहली प्रथम महिला है राजस्थान की जिनको राजस्थान मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। तो प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो आपका सी ऑप्शन जो है वो इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें प्रश्न नंबर 17 की, तो चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला झालरापाटन में लगता है, जो कि झालावाड़ जिले में है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 18 में डॉक्टर टेसी तोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग यहाँ पे अस्तित्व में आ चुकी थी? तो इनके अनुसार अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 18 में रहने वाला है वो डी ऑप्शन सही रहेगा। 12वीं शताब्दी में जो इनकी राजस्थानी भाषा है वो अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। सबसे पहले यहाँ पे इनको यहाँ पे बीकानेर के शासक के द्वारा यहाँ पे बुलाया गया था, जो कि राजस्थानी भाषा में काफ़ी इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी। अगले क्वेश्चंस की बात करें प्रश्न नंबर 19 की, तो आपका चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें नहीं आपसे पूछा है। तो आकर बात करें आला गिला पद्धति जो है सबसे पहले आपका आमेर से स्टार्ट हुई थी, ये सही है। रघुनाथ ढालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं, ये भी सही है। चोखेलाव महल का संबंध बीकानेर ना होकर यहाँ पे जोधपुर होना चाहिए था, तो इस प्रकार से नहीं आपसे पूछा है, तो आपका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से सालिंगराम बक्साराम नंदराम जो है अलवर शैली जो है उसके कलाकार हैं। तो आपका प्रश्न में आपका ऑप्शन जो रहेगा वो सी रहेगा प्रश्न नंबर 19 में। अगले क्वेश्चंस की बात करें प्रश्न नंबर 20 की, तो राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। तो यहाँ पे द्रव्यवती नदी की अगर बात करें तो ये जयपुर में स्थित है, तो यहाँ प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो 21वें क्वेश्चन में अपन आ चुके हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ यहाँ पे मिलते हैं? तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपका सवाई माधोपुर जो कोटा से आगे जैसे ही निकलते हैं तो यहाँ पे चंबल नदी के किनारे मिलता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सो सही होगा। चंबल बेसिन के किनारे यहाँ पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा भीड़। नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन की बात करेंगे, तो निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे पाली जिला जो है ये आपका जवाई नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा 22 में सही होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें 22वें में, तो निम्नलिखित में से चंबल प्रोजेक्ट के किससे सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो आपका इसमें सही ऑप्शन जो रहेगा वो डी होगा। तो प्रश्न नंबर आपका 23वां जो है आपका सही ऑप्शन इस पर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी के पचपाणे में सम्मिलित नहीं था? तो पचपाणे की अगर बात करें 5 पांडव तो बात करें तो इसमें आपका अल्सीसर जो है वो इसमें शामिल नहीं था, बाकी मलसीसर, मंडावा, बिशाऊ और आपका नवलगढ़ ये तो इसमें शामिल थे, लेकिन अल्सीसर आपका शामिल नहीं था। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 24 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करेंगे तो उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत यहाँ पे की गई थी? तो यहाँ पे उदयपुर में सबसे पहले फरवरी 1883, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही होगा प्रश्न नंबर 25 में। तो 25 में डी ऑप्शन आपका सही होगा, फरवरी 1883 में। प्रश्न नंबर 26 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए यहाँ पे जानी जाती है?
तो पंचतंत्र की अगर बात करें तो मारवाड़ चित्रशैली जो है वो इसके लिए जानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 26 में ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे तो किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण यहाँ पे कहा गया है? तो बिजोलिया अभिलेख जो है इसके अंदर यहाँ पे जो चौहान है अपने उसको वत्स गोत्री ब्राह्मण के नाम से पुकारा गया है। अगले प्रश्न नंबर 28 में बात करेंगे तो राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा यहाँ पे पाई जाती है? तो एंटीसोल की अगर बात करें तो आपका पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एंटीसोल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। तो प्रश्न नंबर 28 में ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे तो 29 में आपका निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो अजमेर जिले की अगर बात करें तो आपका मासी नदी जो है वो यहाँ पे अजमेर जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती। बाकी डाई, बनास, खारी नदी जो है वो अजमेर में प्रवाहित होती है। अगले क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की तो जिंदोली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित में जिलों में से किसमें स्थित है? तो अलवर जिले में यह स्थित है जिंदोली सुरंग। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 30 में ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 में अगर बात करें 31 में तो निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सुमेल नहीं है? तो आपका नहीं की अगर बात करें तो BWHW बाड़मेर में है। ये बात तो सही है क्योंकि आप लोग यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, ये आपका मैप है तो इसमें आप लोग यहाँ पे देखते हो यहाँ पे BWHW आता है। उसके बाद में अगर बात करें BSHW जो है वो पाली, ये आपका गलत है तो इसमें नहीं पूछा है तो आपका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। और AW की बात करें तो आपका AW ये हो जाएगा। और CWG की बात करें तो ये आपका CWG है और ये आपका जो है BSHW हो गया। आपके कोपेन के अनुसार ये जलवायु है, प्रदेश है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें, इसमें बता देता हूं प्रश्न नंबर 31 में आपका ऑप्शन जो है वो बी सही है। अगले क्वेश्चंस की बात करें प्रश्न नंबर 32 में तो निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम में लिया जाता है? तो आपका जो क्षेत्र है वो महुआ जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे वनोत्पादन राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने के में काम लिया जाता है। अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 33 में अपन यहाँ पे आ चुके हैं जो कि आप लोग मेन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती? तो आपकी काकनी नदी जो है वो पूर्वी मैदान में आपका प्रवाहित नहीं होती क्योंकि आप लोग यहाँ पे अगर राजस्थान का मैप में आप लोग देखते होंगे तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है, सॉरी ये आपका पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ तो आपका काकनी नदी है जो कि जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रश्न नंबर 34 में तो आपका 34वां प्रश्न जो है राजस्थान में निम्न में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार की यहाँ पे मानी जाती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 34 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की तो निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादन नहीं है? तो अगर बात करें भरतपुर, झालावाड़, बूंदी की तो ये तो यहाँ पे इसके उत्पादक माने जाते हैं। बीकानेर की बात करें तो आपका नहीं होता है यहाँ पे इसका उत्पादन कत्थे का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रश्न नंबर आपका 35 में सही होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका जो है राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को यहाँ पे जोड़ा गया है? तो इसमें अगर बात करें तो आपका जो 36 प्रश्न नंबर 36 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। मेवाड़ जो है उसको यहाँ पे तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ यहाँ पे जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे कल्याण जी का मेला राजस्थान में कहाँ पे आयोजित होता है? तो कल्याण जी का मेला डिगी जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 37 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व है शिवा यहाँ पे किया था? तो इसको आप लोग यहाँ पे देखें तो कुशाल सिंह जो है आवा के ठाकुर यहाँ पे कहलाते थे। इनके द्वारा यहाँ पे 1857 के युद्ध में सवई ही यहाँ पे सेना का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। तो आपका प्रश्न नंबर 38 में ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है 39, उससे राव जेतसिंह छंद के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे राव जेतसिंह छंद जो है बिट्ठू सूजा इसके जो हैं लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही होगा प्रश्न नंबर 39 में। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर लास्ट यानी कि 40 नंबर का प्रश्न है। बांगड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो बांगड़ के परमार जो थे आपकी उनकी राजधानी आबू में थी जो कि सिरोही जिले में पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपके 14 जो है राजस्थान जीके के
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो आज यहाँ पे यानी कि 26 दिसंबर को सेकंड पारी में जो एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियर का होल्ड हुआ है, उसमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सारांश मैंने आपको इस वीडियोस में विस्तृत रूप से देने की कोशिश की। साथ ही मैं आपको बता दूं, फर्स्ट शिफ्ट में जो जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया गया था, जो कि डिग्री धारक का था, जिसमें बीटेक शामिल था और आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शामिल था, तो उसमें जो 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही आपको आई बटन में भी ये मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बोले, साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के माध्यम से करते हैं आपके अपने पोर्टल कार्गो मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों कल यहाँ पे यानी कि 26 दिसंबर 2020 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस डिप्लोमा धारक के लिए करवाया गया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच हेतु, उसकी आंसर की मैं आपको इस वीडियोस में दे रहा हूँ। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चंस में उसके आंसर में आपको त्रुटि लगती है या फिर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको लगता है, गलत लगता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हो। हालांकि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस आंसर की में काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आपके गलत होने के काफ़ी कम है चांसेस हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे कंप्लीट आपको आंसर की जो है त्रुटि लेस दी जा रही है। फिर भी अगर किसी प्रकार की क्वेश्चंस में आपको सस्पेंस लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोज़ को। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो यहाँ पे 41 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ये टेक्निकल का, हालांकि पेपर जो है आपका 40 क्वेश्चंस इसमें नॉन टेक्निकल थे और 80 क्वेश्चन जो थे वो आपके टेक्निकल के थे। तो इस प्रकार से 120 क्वेश्चंस इसमें टोटल आए थे। हालांकि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं पहले वाले स्लाइड्स में। तो चलिए अब अपन बात करेंगे टेक्निकल पोर्शन, जो कि डिप्लोमा धारक के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये एग्जामिनेशन करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 41 में अपन शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको बोल देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम लोड फॉर द कैन बी कनेक्टेड इन द सर्किट कनेक्टिंग ओनली द लाइटिंग लोड एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि केवल रोशनी से संबंधित परिपथ जो हैं वो इंडियन इलेक्ट्रिकल के अनुसार नियम अनुसार कितने अधिकतम वाट आप जोड़ सकते हो, कितना भार का जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे 800 भार का आप लोग जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस है, जो कि डिग्री एग्जामिनेशंस में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस एक दो पूछे गए थे। तो आप लोग जो इलेक्ट्रिकल के जो बेसिक्स रूल्स हैं वहां से तो एटलीस्ट यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन से पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका 800 वाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो एक के 240 वोल्ट यानी कि वोल्टेज आपको दे रखा है 240 और 20 एम्पियर यानी कि करंट आपको दे रखा है 20 एम्पियर। ओके, एक कला परिपथ जो कि किसी आवासीय विद्युत तापीय को फीड करता है का अधिकतम स्वीकार्य शक्ति का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग यहां पे ये देख सकते हो P इज इक्वल टू वी आई। ओके, यहां पे cos फाई आप लोग सकते हो। हालांकि यहां पे cos फाई यहां पे फाई का वैल्यू नहीं दे रखा, लेकिन अपन बाय डिफॉल्ट अगर माने, जो कि अपन मोस्ट ऑफली मान के चलते हैं 0.8 अगर अपन ले लेते हैं तो यहाँ पे V का मान जो है 240 है और करंट की बात करें तो 20 एम्पियर हो गया। तो इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग अपने पास में आएगा 3840, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है 42 में वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में बात कर लेते हैं। तो छत के खंभे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो ये भी देखिए डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे 43 में ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 3 मीटर से तो कम ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेल्ट कन्वेयर प्रस्तुत करता है, जो बेल्ट होते हैं जिसमें कोयला अपन ऊपर, जैसे यहां से कोयले को इस ऊंचाई पे अगर लेके जाना है तो उसके अंदर आपका क्या होना चाहिए, शून्य आरंभिक बल आघूर्ण होना चाहिए, यानी कि टॉर्क कम जीरो होना चाहिए, टॉर्क कम होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए या फिर उच्च होना चाहिए। देखिए टॉर्क तो अधिक ही होना चाहिए तभी अपना काम बनेगा। तो अपना ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 की। यहां पे 45वें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। अगर आप डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ की अगर आपको डायरेक्शन मेजर करनी है तो किस लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग करते हो। तो 45 में अगर बात करें तो आपका जो लेंज लॉ है इसमें तो आपका नेगेटिव होता है, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, तो इसको तो नहीं करते, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड की अगर बात करें तो आपका ये देख लीजिए, ये आपका थंब है, ये आपका फोर फिंगर और ये आपका मिडिल फिंगर है। तो इस प्रकार से आप लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो आपका है आपका राइट हैंड का रूल है। तो इसमें अगर देखें तो ये कंडक्टर की फोर्स को डिनोट करता है, ये आपका ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है, शो करता है, और ये जो है आपका वो आपका इस और ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, बी को प्रोड्यूस शो करता है, और ये आपका जो शो करता है वो आपका ईएमएफ को शो करता है। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग के
राइट हैंड रूल्स में आपसे पूछा है कि आपका ईएमएफ कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स फ्लो करता है। इसी प्रकार से अगर बात करें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स की, तो ये आपका थंब हो गया, ये आपकी उंगली होगी, ये तीसरी उंगली होगी, ये जी देख लीजिएगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया यानी कि बी हो गया, ये आपका करंट हो गया। तो यहाँ पे तो ये तो करंट को शो करता है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन में होगा नहीं, तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा 45 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किसी सोलेनोइड्स के कोर के फेरों की संख्या, यानी कि आप यू ले लीजिए, ये आपका सोलेनोइड है और यहाँ पे आपने वाइंडिंग करना स्टार्ट किया। ओके, यहाँ से आपने फेरों की संख्या इसकी लंबाई के दुगनी कर दी जाए, तो आपने ये पढ़ा होगा इस प्रकार का क्वेश्चन कि L बराबर है म्यू नॉट ए आपका है, तो L1 मान लेंगे सबसे पहले। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो ऑप्शन राइट होगा वो दुगना आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 46 में सही होगा। आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हैव्स, यानी कि मृदु चुंबकीय पदार्थ का गुण कैसा होता है? कम प्रतिरोधकता होता है, यानी कि रजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। नहीं, ये तो गलत बात है, गलत नहीं, नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपना निम्न पारगम्यता उच्च संरक्षण, ये भी नहीं होना चाहिए। उच्च पारगम्यता, हाँ ये ठीक है। उच्च बचा हुआ चुंबकत्व नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 47 में आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस की बात करें, यदि किसी एसी प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव धारा के मध्य 90 डिग्री का कालांतर है, तो परिपथ में शक्ति कैसी होनी चाहिए? तो देखिए ये आपका डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसमें अगर ऑप्शन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट होगा, शून्य होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई आप लोग पढ़ते हो। अगर 90 डिग्री का कालांतर दे रखा, तो अगर थीटा की जगह यानी फाई की जगह अगर 90 डिग्री में रख दूं तो कोस 90 कितना होता है आपको अच्छे से पता है, 0 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार से आई और वी सभी मल्टीप्लाई में है, तो पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा, शून्य ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपका एक ट्रांजिस्टर है, सामान्यतः प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, तो उसकी उत्सर्जक संधि क्या होगी? देखिए मैं दोनों ही ऑप्शन में बोल देता हूं लैंग्वेज में। ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, अगर आप लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की, तो ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ये आपका हो गया बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका इमिटर हो गया। ओके, आपसे पूछा है कि इमिटर का जंक्शन किस बाइस में आप लोग कनेक्ट करोगे? तो आपने अच्छे से देखा है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे अपन बैटरी जो लगाते हैं वो फॉरवर्ड बाइस में लगाते हैं और ये आपकी रिवर्स बाइस में होती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन फॉरवर्ड बाइस आप लोग चूज कर लीजिएगा इसमें। तो अनबाइस ये तो हो नहीं सकता, फॉरवर्ड हाँ ये ठीक है, रिवर्स बाइस भी नहीं हो, शॉर्ट सर्किट। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है 49 में राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। तो एक जेएफईटी की आगत प्रतिबाधा उच्च होती है क्योंकि, यानी कि ए जेएफईटी हैज ए हाई इनपुट इंपीडेंस बिकॉज, यानी जेएफईटी का जो इनपुट इंपीडेंस होता है वो हाई होता है। इसका कारण क्या होता है? तो आप लोग ये जेएफईटी भी देखा होगा कि इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो इनपुट जो इंपीडेंस है, यानी कि आगत प्रतिबाधा जो उच्च होती है, उसका रीजन होता है कि आपके पास में आगत व्युत्क्रमानुपात पक्षपाती होते हैं। तो इस प्रकार से इनपुट इज ए रिवर्स बाइस में होती है, क्योंकि ये जो होता है आपका बीजेटी का उल्टा होता है। यानी अभी मैंने आपको फॉरवर्ड बाइस बताया, तो जैसे उसका उल्टा जो होता है इसमें रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा 50 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है ए जेएफईटी हैज अ 3 टर्मिनल्स, नेमली एक जेएफईटी में कौन कौन से 3 टर्मिनल्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ये आपका हो गया। ओके, अगर बात करें इसका आपका ड्रेन, शॉर्ट्स और आपका नेक्स्ट है गेट, तो ये आपका गेट हो गया, ये आपका ड्रेन और शॉर्ट्स हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो आपका है कैथोड ये तो नहीं है, इमिटर ये भी नहीं है, शॉर्ट्स गेट ड्रेन, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, बीजेटी में होता है। तो चलिए 52 में अगर बात करें, ए लीकेज करंट ऑफ ए पीएन जंक्शन इज ए कॉस्ट, यानी कि एक पीएन संधि में रिसाव धारा का कारण क्या हो सकता है? देखिए हीट एनर्जीज, केमिकल एनर्जीज, बैरियर पोटेंशियल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। आपने यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पढ़ा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। बैरियर पोटेंशियल्स की बात करें, आपका ये पीएन जंक्शन है, ये आपका पी है और ये आपका है। ओके, अगर यहाँ पे आपके होल्स मेजोरिटी में, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी इसमें, तो इनका जो फ्लो होता है कुछ डायरेक्शंस ऑफ करंट का जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दोनों का अपोजिशन डायरेक्शंस में होता है। तो आप लोग कह सकते हो थर्मल एनर्जी का प्रोड्यूस यहाँ पे होता है, दोनों का जो कॉलिजन्स होता है बैरियर प्लेट्स में। तो इस प्रकार से यहाँ पे थर्मल एनर्जी को आप लोग हीट एनर्जी के रूप में यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन 53 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हो निम्नलिखित विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा R इज इक्वल टू रो बटा एल बटा ए। आपसे स्पेसिफिक आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिए आर ए बटा एल इज इक्वल टू रो हो गया। तो इस प्रकार से R की बात करें तो ओम हो गया, ए की बात करें तो मीटर हो गया, एल की बात करें मीटर हो गया, इसका एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, और इसका लेंथ का मीटर हो गया। तो मीटर से मीटर कट गया। इस प्रकार से आपका ओम मीटर आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में अपन आ चुके हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स व्हिच अपोज टू एस्टैब्लिश द फ्लक्स इन द कॉल्ड। देखिए अगर आपने देखा होगा तो ये रेजिस्टेंस अपन लेते हैं आर, अगर करंट यहां पे देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उस करंट को अपोज करता है। ओके, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैं यहाँ पे आपके सामने अब कॉइल ले लेता हूं, वाइंडिंग ले लेता हूं। तो इस वाइंडिंग में जैसे मैं करंट दूंगा तो यहाँ पे जो करंट का पोजिशन जो करता है वो रिलेक्टेंस करता है। तो इस प्रकार से इसका रेसिप्रोकल जो हो जाए, सॉरी इसका जो एनालॉजिस हो जाएगा, यानी कि रिलेक्टेंस जो है आपका सही हो जाएगा, यानी प्रतिष्ठम आपका सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 54 में राइट होगा। नेक्स्ट बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है तो कौन सी बात यहां पे सही हो सकती है। देखिए यहां पे अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छे से पता है वोल्टेज का मान तो यहां पे सेम रहेगा, तो करंट का मान क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, क्योंकि पैरेलल की प्रॉपर्टीज होती है। अगर बात करें इस सर्किट के लिए तो पावर अलग होगा, इस सर्किट के लिए पावर की बात करें तो ये इंडिविजुअल। तो इस प्रकार से इंडिविजुअल पावर को अगर जोड़ दिया जाए कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहां पे पावर जो होगा इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं तो टोटल पावर इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल ब्रांच, दैट इज राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 55 में राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। 56 की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैपेसिटी दैट इज स्टोर्ड ए चार्ज दैट इज आपको दे रखा है, क्यू का वैल्यू दे रखा है 0.5। अगर बात करें इसमें वोल्ट की तो वोल्ट का वैल्यू दे रखा है 10 वोल्ट। ओके, आपसे वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस सी का वैल्यू आपसे पूछा है, तो आप लोगों ने अच्छी से खासी से पढ़ा है क्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी होता है, Q इजकल टू सी वी होता है। ठीक है, आपसे तो C का वैल्यू निकालना है, तो इस प्रकार से Q बटा V हो जाएगा। ओके, और Q का वैल्यू 0.5 है, V का वैल्यू आपको दे रखा है 10 वोल्ट है, तो यहाँ से 0 हटाएंगे तो आपका लगभग आएगा ऑप्शन नंबर जो आपका रहेगा 56 में, 56 का ऑप्शन नंबर रहेगा C, यानी कि आपका 0.05 फेराड, ऑप्शन नंबर C 56 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में अपन आ चुके हैं यहाँ पे। विच डीसी मोटर हैज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड। कौन सी डीसी मोटर कांस्टेंट स्पीड पे, देख लिया आप डीसी मोटर की अगर बात करें तो आपको आपने पढ़ा है एक तो शंट टाइप होती है, एक आपका सीरीज टाइप होती है। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए आप लोग शंट यूज करते हो, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है 57 में वो राइट हो जाएगा। 57 में ऑप्शन नंबर बी शंट मोटर राइट होगा। चलिए 58 में अपन आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। कौन सा इसमें दिया गया ट्रांसफॉर्मर का एक फंक्शन नहीं है। देखिए कूलिंग द प्राइमरी कोइल्स की अगर बात करें 58 में अपन आ चुके हैं, 58 की मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कूलिंग इज बिल्कुल ये तो प्रोवाइड करता है प्राइमरी कोइल्स को। कूलिंग द सेकेंडरी कोइल्स ये भी प्रोवाइड करता है। कूलिंग द एडिशनल इंसुलेशन, क्योंकि वाइंडिंग जो होती है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसको इंसुलेट करने के लिए जो उसमें ऑयल डाला जाता है तो वो उसको इंसुलेशन का उसको एडिशनल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ये भी ठीक है। प्रोवाइडिंग द इंडक्टिव कपलिंग, ऐसा कोई रोल तो यहाँ पे नहीं, इंडक्टिव कपलिंग थोड़ी ना होती है उसमें, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 में। 59 की बात करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर गिव्स द, ओपन सर्किट टेस्ट कौन से ट्रांसफॉर्मर किया जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस ओनली, एडी करंट लॉसेस, हिस्टैरिसीस एडी करंट लॉसेस बोथ, कॉपर लॉसेस, कौन सा। तो इसमें 59 में अगर ऑप्शन नंबर की बात करें तो आपका हिस्टैरिसीस में भी यूज होता है, एडी करंट में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा 59 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फुल लोड कॉपर लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर इज 1600 यानी कि 1600 वाट है, व्हाट विल बी द कॉपर लॉसेस। आपने पढ़ा होगा कि यहां पे कोई भी एन नंबर ले लेते हैं, सॉरी हाँ, यहां पे अगर अपन ने कॉपर लॉस की बात करें तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अपने पास में ट्रांसफॉर्मर कॉपर लॉसेस आपका जो होता है यानी कि कॉपर लॉसेस मल्टीप्लाई हाफ का स्क्वायर होता है, और ये आपका होता है कौन सा, कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपने इस वैल्यू रखेंगे 1/2, आपका कॉपर लॉसेस जो हो रहा है फुल लोड पे आपका 1600 वाट हो रहा है, इसका स्क्वायर होता है 4 हो जाएगा, यहाँ से कट के 400 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 400 वाट कहीं पे आ रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी ऑप्शन 60 में राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस को समझने से अच्छा है कि आप उसके इर्द गिर्द की जानकारी भी यहाँ पे हासिल करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो होते हैं किसी कॉन्सेप्टुअल बेसिस होते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना होगा, क्वेश्चंस को मत पकड़िए आप लोग, कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आपका रहेगा वो कभी चेंज नहीं होता, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 61 में अपन आ चुके हैं। आपसे पूछा है धारा दिखाए गए एक तरंग चित्र में औसत धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो आई एवरेज की अपन यहाँ पे बात कर रहा है। तो देखिए किस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो आपका ट्राइंगल हो गया, ओके, और ये आपका क्या हो गया, आपका आयत हो गया, ओके। यहाँ पे अपन निकाले अगर एवरेज इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर अपन 61 की मैं आपके सामने यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो 61 में अगर अपन निकालें तो यहाँ पे आप लोग आई एवरेज कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हो। इसका आप मान लीजिए एरिया कितना है, करंट कितना है 1 एम्पियर, यहाँ तक कितना है 2 पाई, ओके, यहाँ पे प्लस, उसके बाद में आपका ट्राइंगल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है इसका, वापिस आपका 2 पाई हो गया, और आपका ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 2 है। तो इस प्रकार से कट के आपका ऑप्शन नंबर जो आपका रहेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो रहेगा आपका राइट 61 की अपन बात कर रहे हैं, तो 1.5 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हाँ ठीक है, 1.5 आंसर एम्पियर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 61 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की अपन बात कर रहे हैं, सॉरी 61 था पहले वाला, अब 62 की बात कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा रूट स्क्वायर वैल्यू अगर निकालते हैं तो आपका रूट स्क्वायर वैल्यू जो होता है RMS वैल्यू, तो आई नॉट इनिशियल वैल्यू, तो आई एम मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर, ये चीज आपने पढ़ी होगी। चलिए जी रख देते हैं, आई नॉट का वैल्यू 10 का स्क्वायर, आई एम का वैल्यू 5 डिवाइड बाई √2। तो इसको सोल्व आप लोग करोगे तो आपका आंसर जो रहेगा इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर जो रहेगा वो 10.6 एम्पियर रहेगा। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जिस फॉर्मूले पे आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम √2, ये आई मैक्सिमम है स्क्वायर, और ये आपका ये आपका √ हो गया, ये IRMS का वैल्यू होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में मैं आपको बता दिया ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो राइट रहेगा। चलिए 63 की बात करें तो आपका ये दे रखा है कंप्लीट, मैं आपको डायरेक्टली इसका ऑप्शन बता देता हूं। 63 में अगर बात करें तो 63 में ऑप्शन नंबर जो है सी सही रहेगा, 60 मिली एम्पियर इसमें रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 64 की। कैपिटल कॉस्ट पर मेगावाट इज हाईएस्ट इन द, लागत मूल्य प्रति मेगावाट उच्चतम होता है। देखिए अगर बात करें स्टीम इंजन की, यानी कि भाप विद्युत ग्रह की बात करें तो इसमें तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात करें डीजल की, इसमें भी नहीं होता, पानी वाले में भी नहीं होता। नाभिकीय, हाँ जी, नाभिकीय में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो लागत मूल्य इसका इतना ज़्यादा होता है कि इसको अफोर्ड इजीली नहीं कर पाते। तो नाभिकीय विद्युत इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 64 में सी ऑप्शन राइट होगा। 65 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टिव डिवाइसेस अगेंस्ट लाइटिंग ओवर द वोल्टेज। अगर लाइटिंग जो अपना लाइटिंग आती है, जो स्ट्राइकिंग जो स्ट्राइक होती है, तो उसका जो यूज करते हैं ग्लूकोज रिले में, तो इंटरनल फॉल्ट्स को डिटेक्ट किया जाता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर में लगी होती है। तो यहाँ तो इसका रोल ही नहीं है, तो इसको कैंसिल कीजिएगा। आइसोलेटर एजेस स्विचेस की जगह यूज होता है, जैसे फॉल्ट आता है तो स्विच को ऑफ कर देता है, ऑन कर देता है, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। डिस्टेंस रिले आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। तो बचा कौन सा, रोड गैप्स, तो रोड गैप्स ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कुचालक 132 kV संचरण लाइन में प्रयुक्त होता है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा सस्पेंड टाइप का इंसुलेटर होता है, डिस्क टाइप का आप लोग कहते हैं उसको, ये वाला डिस्क टाइप हो गया। हर एवरी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है 11 kV होते हैं, यानी कि 11 kV से आप यूज समझिएगा 132 kV से अबू जो होता है वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज होते हैं, जो कि डिस्क टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आपका डिस्क कहीं पे आपको दिख रहा है तो आप टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 66 में राइट हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 67 के। ए बस बार इज ए रेटेड बाई, यानी कि एक बस बार को निर्धारित किस प्रकार से किया जा सकता है, आप बनाते हो तो देखिए सबसे पहले तो हम वोल्टेज को फोकस करते हैं, फिर करंट को फोकस करते हैं, फिर ये भी देखते हैं कि कुछ शॉर्ट करंट तो इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से आपका 67 में अगर बात करें तो देखिए केवल धारा को बिल्कुल गलत बात है, केवल धारा बिल्कुल गलत बात है, केवल धारा विभव आवर्ती, ऐसा आवर्ती का कोई तो रोल ही नहीं होता है, लेकिन इसके साथ में अल्प धारा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा धारा को भी देखा जाता है, विभव को भी देखा जाता है, आवर्ती फ्रीक्वेंसी को भी देखा जाता है, अल्प धारा क्षमता यानी कि शॉर्ट टाइम करंट कैपेसिटी को भी यहां पे देखा जाता है। तो 67 में ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं 68 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज इक्वल टू द 1.0 किलोवाट आवर्स। अगर देखिए इसमें अपन निकालें
तो आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चंस को अगर अपन हल करें 68 ऑप्शंस में, तो आपका डायरेक्टली आप लोग इसको हल कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, 860 किलोवाट कैलोरीज आपका ऑप्शन में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज ड्रॉप इन ए एंड ईएमएफ इन एनी क्लोज सर्किट। देखिए कोई भी क्लोज सर्किट है, ये मान लेते हैं कोई भी क्लोज सर्किट है, इसमें जो वोल्टेज होता है वो तो समेशन ऑफ जीरो ही होता है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका जीरो देख लीजिएगा, सी। तो 69 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। अध्यारोपण प्रमेय निम्न में से किस अवयुक्ति परिणाम, सॉरी कटा हुआ है थोड़ा ना, देख लीजिएगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन की बात करें तो अरेखीय अवयव की बात करें, अपन क्वेश्चन नंबर 70 को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो 70 की अगर बात करें तो यहां पे आप लोग देखो अरेखीय अवयव यानी कि आपका नॉन लीनियर एलिमेंट्स, बिल्कुल गलत बात है। पैसिव गलत बात है। रजिस्टिव एलिमेंट्स की बात करें तो यहां पे भी गलत बात है। लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका रेखीय द्विपक्षीय अवयव में इसको यूज किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपके पास में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, हाँ ओके। दो परिणामित्र जिसकी प्रतिशत बाध्यता निभिन्न है समांतर क्रम में संयोजित कर दी जाते हैं तो भार को साझा कर रहे हैं। तो देखिए दो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ये मेरा एक ट्रांसफार्मर है और ये एक मेरा ट्रांसफार्मर, ओके। इसी के पैरेलल में दूसरा ट्रांसफार्मर ने जोड़ दिया। तो आपने देखा होगा कि इनकी दो जो पर यूनिट वैल्यूज होती हैं इंपीडेंस की, वो तो कभी इक्वल हो नहीं सकती, क्योंकि हो सकता है कि एक यहाँ पे 100 MV का हो या फिर हो सकता है दूसरा वाला 200 MV का, तो उसके अकॉर्डिंग इसको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि 200 वोल्ट केवी को आप लोग 100 केवी दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट की क्या होगा आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस प्रकार से 71 में अगर बात करें तो एक परिणामित्र सदैव अधिभारित रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही क्यों रहेगा, अब हम तो पैरेलल में लगा रहे हैं ना, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें, एक परिणामित्र की जलने की संभावना रहेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। साझा किया गया भार उसकी केवीए क्षमता के अनुपात में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है अच्छे से मैच कर रहा है। तो आप कह सकते हो लोड शेयरिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी नॉट ए प्रोपोर्शनल टू द देयर केवीए रेटिंग्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर रहा हूं। 72 की बात करें तो टू प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर, दो प्राइमरी पार्ट कौन से हो सकते हैं, स्टेटर और रोटरी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 72 में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले 73 की बात करें तो चेंज ऑफ द 5% सप्लाई वोल्टेज ऑफ एन इंडक्शन मोटर विल बी चेंज टॉर्क अप्रोक्सीमेटली। आपने बहुत अच्छी से पढ़ा है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सप्लाई वोल्टेज, ओके। अगर सप्लाई वोल्टेज को आप चेंज कर रहे हो 0.5 से, तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा। इसमें 73 के ऑप्शन बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो राइट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो इन सीरीज आरएलसी सर्किट से विच ऑफ द फॉलोइंग द इक्वेशन द ऑफ ए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। देखिए आपने देखा होगा कि कभी ये आपका, सॉरी ये आपका रेजिस्टेंस होता है, ये आपका इंडक्टर होता है। अगर मैं रेजोनेंस की कंडीशन में लूं, सॉरी मैंने गलत बना दिया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका इंडक्टर हो गया। यहां पे अगर बात करें तो आर एल हो गया, लोड के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो, या फिर मत लो इसको आर ही ले रखता हूं। इसकी बात करें तो ये आपका एक्सएल हो गया। अगर मैं दोनों को यहां पे इक्वल कर दूं, यानी कि यहां ही मैं कैपेसिटर भी लगा दूं, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है, तो उस कंडीशंस में आपका एक्सएल बराबर एक्ससी होना जरूरी है, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशंस है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, एक्सएल बराबर एक्ससी, ऑप्शन नंबर बी जो है 74 में राइट हो जाएगा। चलिए रियल पावर टेकन ऑफ द बाई द थ्री फेस लोड इज गिवन। देखिए आपने देखा होगा मोस्ट ऑफली थ्री फेस की अगर बात करें तो 3VL cos थीटा होता है, ओके। अगर मैं इसकी लाइन की अगर बात करें तो आपने देखा होगा लाइन फेज जो वोल्टेज आप देख वी फेज की बात करें तो √3VL लाइन में ये होता है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा है कि रियल पावर टेकन कौन सा रहेगा, तो 75 में जो ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि अंडर यहाँ पे साथ आएगा। तो √VL cos थीटा इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है एक श्रेणी परिपथ में धारा 90 से अप्रगामी हो तो वह किस प्रकार का परिपथ होगा। देखिए ये आपका मान लेते हैं ये V है और ये आपका I है। इसमें पूछा है सीरीज सर्किट्स में, क्योंकि आपका ये सीरीज सर्किट मान लेते हैं अपन, ओके।
तो इस प्रकार से आपका सर्किट्स बन गया। तो इसमें बोल रहा है कि 90 डिग्री अगर वोल्टेज लीड करता हो, मान लेते हैं ये वोल्टेज है, करंट है, इसमें लीड कर रहा है, तो मुझे बताओ ये किस प्रकार का होगा। जब 90 डिग्री लीड करता हो तो आपका ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो बी राइट हो जाएगा। प्योर कैपेसिटर प्रकार का हो तो लैगिंग करता हो तो आपका प्योर इंडक्टर टाइप का हो गया। 90 डिग्री लैगिंग कर रहा है तो इंडक्टर हो जाएगा, और लीड कर रहा है तो आपका कैपेसिटर हो। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, वी और आई के बीच में बात करें तो वोल्टेज लीड कर रहा है, ना कि करंट लीड कर रहा है। करंट लीड करता तो ऑटोमेटिकली आपका इंडक्टर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में अपन आ चुके हैं। तो यहाँ पे इन रेजोनेंस पैरेलल आरएलसी, रेजोनेंस की अगर बात करें आरएलसी की, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका मान लीजिए इंडक्टर हो गया, ये मान लीजिए आप कैपेसिटर, ये आपका पैरेलल हो गया। तो इसमें पूछा है सर्किट्स विल हैव, सबसे ज्यादा सर्किट्स में क्या होना चाहिए, एक समांतर आरएलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति कब हो सकती है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग इनको कह सकते हो। तो अपने पास में सबसे पहले अपन बात करें लो वैल्यू ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। मिनिमम इंपीडेंस नहीं हो सकता। हाई वैल्यू ऑफ प्योर, ये भी गलत है। हाईएस्ट बिल्कुल राइट बात है। तो आपका इंपीडेंस होती है हाई ले जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा है V इजगल टू आर आई होता है, ठीक है। इंपीडेंस अगर जेड में यहाँ पे ले लूँ तो अपने पास में जो करंट जो हो जाएगा तो V बटा जेड हो जाएगा। तो जेड अधिक रहेगा तो करंट तो कम होगी ना, अगर इसको कम रखना है तो ये अधिकतम होगी। तो मैक्सिमम करंट कब होगी, जब आपका इंपीडेंस मिनिमम करंट कब होगी, जब आपका इंपीडेंस ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से रेसिप्रोकल संबंध में हो गए, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में अपन ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की। फॉर द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द सर्किट ब्रेकर प्रिफर्ड इज, तो आप लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस की अगर बात करें तो इसमें सर्किट ब्रेकर जो यूज करते हो मोस्ट ऑफली आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यहाँ पे यूज किया जाता है। तो 78 में ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, SF6 यहाँ पे यूज करते हैं। बाकी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर तो आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, रेलवेज में, इनमें यहाँ पे यूज किया जाता है। तो SF6 सर्किट ब्रेकर इसमें ऑप्शन नंबर सी 78 का राइट हो जाएगा। तो 78 में ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 में अपन आ चुके हैं। तो मिर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज यूज्ड, मर्ज प्राइस सुरक्षा प्रणाली युक्त होती है। तो यहाँ पे सब स्टेशन में होती नहीं है, कैपेसिटर में नहीं होती, इंडक्टर मोटर में, जनरेटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिसका सही हो जाएगा। 80 की बात करें तो इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर द केबल शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर आप इंसुलेटिंग मटेरियल्स की केबल्स बना ले, आपने पढ़ा होगा केबल्स के अंदर आपने पढ़ा है अंडरग्राउंड केबल, ये आपकी केबल्स है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये वाला सीट कर दी, इसी प्रकार से ऊपर भी आपने देखा होगा ये आपकी केबल। तो यहाँ पे कंडक्टिंग आपका वायर हो गया, कंडक्टर हो गया, आप कह सकते हो 3 फेज का। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें हाई रेजिस्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पे हाई रेजिस्टिविटी का कोई रोल रहता नहीं है, क्योंकि लो रेजिस्टिविटी रखनी होती है तभी तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अगर हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ऐसा भी कुछ यहाँ पे रोल होता नहीं है। एक मिनट, इंसुलेटिंग मटेरियल्स बोल रहा है तो आपका हाई रेजिस्टिविटी तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है रेजिस्टिविटी उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए, यानी हाई होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्कुल सही बात है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, लो परमिटिविटी भी होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन नंबर 80 में डी जो है वो राइट होगा। मैंने पहले गलती से बाय मिस्टेक क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक कर दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 80 में राइट होगा। 81 की बात करें तो सीट्स आर प्रोवाइड इन केबल, केबल के अंदर सीट्स क्या प्रोवाइड करती है, तो प्रिवेंटिंग द मोशन, अगर प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये बात तो नहीं है। प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, ये भी नहीं है। प्रिवेंटिंग द मोशन फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द केबल्स, बिल्कुल राइट बात है, ड्यू टू द कैपेसिटर। तो ऑप्शन नंबर सी 81 में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 82 में अपन आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली 82 क्वेश्चन से पूछा है परिपथ के सिरों में ए और बी के मध्य प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको आपको यहाँ पे VTH मान लेते हैं थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेट मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, 6 ओम। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द करंट आई फॉलोइंग द सर्किट्स, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इस प्रकार के सर्किट्स भी काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 83 में अगर मैं डायरेक्टली आपसे बोलूँ तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द, ये भी करंट आपका करंट रूल है, KCL किरचॉफ का करंट रूल है, जिसमें आपने पढ़ा है किसी भी नोड्स पे इनकमिंग और आउटगोइंग क्या होती है, जीरो होती है। सम ऑफ द करंट इनकमिंग एंड आउटगोइंग इज ऑलवेज हैव इक्वल टू जीरो। सो आप इसको वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आपकी इनकमिंग हो गई, यहाँ से आउटगोइंग, तो 2 निकल गया, 2 बच गया, एक और निकल गया, 3 बच गया, एक और निकल गया, तो फिर बचा कितना, 0। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप 84 में ऑप्शन नंबर
सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 85 में अपन आ चुके हैं। इफ द 3-phase स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर रन स्लो विच ऑफ द फॉलोइंग्स कुड बी नॉट ए रीजन फॉर दैट। यदि एक त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर धीरे धीरे गतिमान है तो निम्न में से कौन सा कथन इसका कारण नहीं हो सकता। देखिए न्यून वोल्टेज की अगर बात करें, 85 की बात कर रहा हूं मैं आपके पास में, तो आपने बहुत अच्छी से खासी से देखा है, तो आपने n = 120 f डिवाइड बाई आपका पोल्स होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे लो वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज का यहाँ पे रोल ही नहीं है, तो इसको कट कीजिएगा, चलो साइड में। शॉर्ट सर्किट स्टार्टर नहीं, ओवरलोड नहीं, तो आपका हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर फ्रीक्वेंसीज को आपको ज्यादा बढ़ा दो तो उस केसेस में इसका कोई रीजन होता नहीं है। मोस्ट ऑफली 50 हर्ट्ज पे यहाँ पे अपनी मोटर डिजाइन की जाती है, तो इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन 85 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, एन आउटस्टैंडिंग फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्सल मोटर इज इट बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द 50 हर्ट्ज सप्लाई स्लो स्पीड। देखिए इसमें भी आपका 120 एफ डिवाइड बाई पी और आपका एन हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले को आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे 86 में, तो यहाँ पे आप डोमेस्टिक पर्पस में अपन यूज करते हैं इसको 86 में, तो आप लोग डोमेस्टिकली इसको अपन देख रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए की बात करें 50 हर्ट्ज पर्दाय सर्वश्रेष्ठ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सभी भार पर न्यून ऐसा भी नहीं है। डीसी पर्दाय पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिशत थोड़ी ना होता है, एसी पे होता है। उच्च किलोवाट प्रति किलोग्राम अनुपात, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 86 में ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में अपन आ चुके हैं। यहाँ पे 87 में बात करें तो यहाँ पे अगेन आपका वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 120 एफ डिवाइड बाई आपका पोल्स और आपका यहाँ पे हो जाएगा स्पीड। तो यहाँ पे आपका स्पीड दे रखा है 1200, ओके, इसकी जगह स्पीड रख दिया। पोल्स दे रखे हैं आपके 10, तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो ना, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 100 हर्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी। आप लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करके देख लीजिएगा, आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 88 में। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग्स इन अल्टरनेटर। देखिए आपने डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग की बात करें तो आपका ये तो होता है एसी। अगर मान ली डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि इसमें किसी प्रकार का हार्मोनिक्स नहीं हो, तो हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए अपन डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग या फिर आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रिंग वाइंडिंग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस प्रकार से रिड्यूस द नॉइसेज, ये बात तो सही है। सेविंग कंडक्टर ऑप्शन नहीं है। रिड्यूस द हार्मोनिक्स ये भी नहीं, ये भी आपका इसमें नहीं है। तो इंप्रूव द वोल्टेज वेव फॉर्म, ठीक है, इसको एक बार रोकते हैं। रिड्यूस आर्म, तो या ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 88 में, ऑप्शन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 84 में, 89 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज ए सीरीज फॉर रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, अगर आपको किसी भी वोल्ट मीटर के प्रास में वृद्धि करनी है श्रेणी के रूप में, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफली मैग्नीन, हालांकि आपने और भी पढ़ा हुआ कॉन्स्टेंटन, यूरेका, ये चीज यहाँ पे यूज की जाती है, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नीन ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 89 में ऑप्शन नंबर जो आपका है वो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो एक चलायमान लोहे धारामापी में कम फेरे का मोटा तार लगाना है, यानी फेरे तो आपको क्या करने हैं, कम लगाने हैं, लेकिन तार कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से 90 में अगर क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर रेजिस्टेंस इज लो, सेंसिटिविटी है, इसका रोल नहीं है, डैम्पिंग का भी रोल नहीं है, स्केल ऑफ हाइट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आप लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस रो एल बट्टा ए, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो आपका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में, मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर। आप मैक्सवेल ब्रिज से क्या चीज यूज करते, सॉरी मेजर करते हो। तो 91 में अगर बात करें तो आपका जो पहला है प्रतिरोध को मेजर करते हैं, नहीं ये तो नहीं करते, धारिता नहीं करते, आवर्ती नहीं करते, तो प्रेरकत्व है यानी कि इंडक्टेंस को आप यूज करते हो मेजर करने के लिए मैक्सवेल ब्रिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए इसमें थोड़ा सस्पेंस टाइप का ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको थोड़ा ऑब्जेक्शन इस पर लगा सकते हो, आई होप। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं इसमें, विच मेथड इज कैन बी यूज्ड मेजर द पावर ऑफ 3-phase अनबैलेंस्ड लोड इन द 3-phase सर्किट्स यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर। तो आई थिंक 2 वॉट मीटर मेथड इसमें श्योरिटी से आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस मुझे इस क्वेश्चन में लग रहा है, आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन लगाने के लायक आप सोच सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर जो है बी इसमें सही होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 93 में आ चुके हैं। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर विच डिवाइस शुड बी कनेक्टेड टू द पावर सिस्टम, तो शंट कैपेसिटर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस ये इनके आंसर्स हैं। तो नेक्स्ट, एचआरसी फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शंस, कब प्रोटेक्शन आपको बेस्ट प्रोवाइड करता है आपका एचआरसी फ्यूज। तो बात करते हैं सबसे पहले
बात करते हैं तो ओवरलोड की बात करें तो ये भी नहीं है, रिवर्स करंट से, ओपन शॉर्ट सर्किट और आपका शॉर्ट सर्किट्स। तो यहाँ पे 94 में अगर बात करें तो 94 में ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट है शॉर्ट सर्किट में। 95 की बात करें, मॉइस्चर कंटेंट इन ए सॉइल से द सॉइल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। जब आप अर्थिंग करते हो तो उस टाइम में सॉइल का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो कम होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर बी। तो 95 में ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी अर्थ कनेक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर द मोटर फ्रेम इज पर द इंडियन रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल 61 के अकॉर्डिंग्स। तो टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग आपको अर्थिंग करनी पड़ेगी ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 96 में राइट हो जाएगा। चलिए 97 की बात करते हैं। इट इज अ डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज स्टील बिकॉज, आप किसी भी स्टील को काफी डिफिकल्ट से मैग्नेटाइज कर पाते हो, उसके रीजंस क्या है। तो देखिए अगर बात करें आपका इट हाई ग्रेविटीज, ऐसा कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो इसको कट कीजिएगा, इसको तो एलिमिनेट कर देते हैं। तो इट हैज ए हाई परमिएबिलिटीज, ऐसा भी रोल नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस की अपन बात करें, इट लो परमिएबिलिटी, बिल्कुल ऑप्शन राइट या मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। इट कोरेड्स इजिली, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 97 में राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपका कुछ क्वेश्चंस हिंदी में नहीं बोला तो मैं माफ़ी चाहता हूं। तो आप लोग यहाँ पे अपने ऑप्शंस पे और मेरे मेथड्स जो है टेक्निकल्स के, वो तो एटलीस्ट यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में ही मैं बोल पाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे अपने ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा और मेरे जो मेथड्स है, मेरे जो कॉन्सेप्ट्स है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आपका क्वेश्चन तो आपके पास में होगा, हो सकता है किसी के पास बुकलेट जो है अलग अलग यहाँ पे हो, तो आप लोग अपने बुकलेट्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस को चूज कर लीजिएगा या फिर सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आपके जो डिग्री धारक के लिए जो पेपर सोल्व करवाया था वो मैंने पहले करवा चुका हूँ, जो आपको चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही अभी मैं जो डिप्लोमा धारक के लिए जो पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, ये आपका 26 दिसंबर 2020 को सेकंड पारी में आयोजित किया गया था, जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपन कौन से में आ चुके हैं, 97 में मैंने आपको बता दिया। 97 में आपका ऑप्शन नंबर सी था। 98 की अगर बात करें, इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन लेफ्ट हैंड रूल्स द थम्स इज रिप्रेजेंटेड। देखिए ये तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अभी अभी मैंने आपको बताया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स और आपका लेफ्ट हैंड रूल्स। नेक्स्ट अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन सा है भाई, आपका निकल हो जाएगा। 99 में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, COIN, कोबाल्ट, तो इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपका 100 में अपन आ चुके हैं। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रॉ करंट, एक अति उत्तेजित तुल्यांक की मोटर द्वारा धारा लेती है। धारा किस प्रकार से लेती है वो, तो यहाँ पे अगर बात करें वी कर्व के अकॉर्डिंग बात करें तो आपने वी कर्व पढ़ा होगा कि आपका आर्मेचर का करंट और आपका फील्ड का करंट, इनके बीच में वी कर्व यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख पाते होंगे, तो आपका ये ध्यान रखना मोटर के लिए बात कर रहा है, जनरेटर में इसका उल्टा हो जाता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि आपका जो वी कर्व होता है वो आपका लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें तो ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर हो गया। यहाँ पे बात करें तो आपका लीडिंग पावर फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा है ओवर एक्साइटेड, तो ओवर एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। लीडिंग पावर फैक्टर इसमें रहेगा, ऑप्शन नंबर 100 में बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 101 की। 101 में अपन आ चुके हैं। एक तुल्यांक की मोटर में वी कर्व आरेख किसके मध्य बनता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, आपका आर्मेचर का करंट और आपका फील्ड का करंट। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर 101 में सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। 102 की बात करें, एक तुल्यकालिक मोटर की एक कला लघु परिपथ होने पर क्या होगा, तो यहाँ पे मोटर चल ही नहीं पाएगी ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका, सॉरी एक मिनट, हाँ 102 की अपन बात कर रहे हैं, तो एक मिनट पढ़ लेता हूँ। मोटर विल नॉट हिट इट, बर्न भी नहीं होगी, तो हाँ मोटर विल नॉट स्टार्ट, मोटर चलायन नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 102 का सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। ए डोमेस्टिक एनर्जी मीटर डिस्क मूव स्लोली इवन द मेन स्विच इज ऑफ द रीजंस, मुख्य स्विच बंद कर देने पे भी घरेलू ऊर्जा मापी की डिस्क धीरे धीरे घूमती रहती है, इसका कारण क्या है, क्रीपिंग, बिल्कुल सही बात है। तो क्रीपिंग कहां दिख रहा है भाई, डी ऑप्शन, तो आपका विसर्पण त्रुटि के कारण यहां पे ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर 103 में डी ऑप्शन राइट होगा।
यहाँ पे आपके पास में एक न्यूमेरिकल दे रखा है, तो यहाँ पे वॉट W1 का मान दे रखा है, W2 का मान दे रखा है। आपने पढ़ा है टेन फाइव इजिकल टू √3 आपका W1 माइनस W1 प्लस W2। इसमें आप जैसे ही आपको वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में जो फाई का वैल्यू है वो 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री की बात करें तो 0.866 ऑप्शन नंबर डी 104 में राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 104 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप सोल्व कर सकते हैं। 105 की बात करें तो घरेलू ऊर्जा मापक किस प्रकार का होता है, तो आपने देखा होगा ये इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है। इंडिकेटिंग तो सिर्फ इंडिकेट ही करे जो लैब्स में आप देखते होंगे। मूविंग एल्यूमिनियम्स की अभी नहीं रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग टाइप होगा ऑप्शन नंबर डी 105 में। विच मटेरियल इज यूज्ड कोटिंग इन द सीआरटी, तो सीआरटी में आपने पुराने टाइम में कौन सा यूज करते थे, फॉस्फोरस प्लेट यूज करते थे ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर आर्क हीटिंग इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ द, जो आर्क हीटिंग जो होती है उसमें इलेक्ट्रोड्स किसके बने होते हैं। देखिए कॉपर की बात करें तो कॉपर का तो यहाँ पे हो नहीं सकता है ना, कॉपर तो बना ही नहीं सकते ना। 107 की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, तो कॉपर इसमें होगा नहीं। एल्यूमिनियम भी यहाँ पे नहीं होगा। ACSR कंडक्टर भी नहीं होगा क्योंकि ये सभी जो है कंडक्टर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट्स के बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 107 में सी राइट हो जाएगा। 108 की बात करें तो आपसे पूछा एक सीट है, ये सीट है आपकी और इसकी जो मोटाई है टी है, तो स्पोर्ट वेल्डिंग में प्रयुक्त टिप का व्यास कितना होगा, तो √T होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ल्यूमेन वॉट इज यूनिट ऑफ द, तो आपका ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए 110 की बात करते हैं। इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब्स सर्किट से चौक एक्ट इज ए, यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में जो चौक होता है वो कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से, तो करंट लिमिटिंग डिवाइस के रूप में यहाँ पे यूज होता है। तो 110 में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। व्हाट इज द पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन्स, सिलिकॉन की बात करें तो 0.7 होता है, और जर्मेनियम की बात करें तो आपका 0.3 वोल्ट होता है। तो ये दोनों आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 111 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 में अपन आ चुके हैं। यहां पे आपसे पूछा है निम्न चित्र में एक्स और वाई और धारा के परिमाप में वृद्धि कर दीजिए। ओके, यानी इसकी डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये चल रहा है, ये चल रहा है। देखिए दोनों का डायरेक्शन ये, तो ये इस कंडक्टर का मैं आपको बताता हूं, इस कंडक्टर का डायरेक्शन तो ये है और आपके धारा का डायरेक्शन ये है। तो मुझे बताओ कंडक्टर की डायरेक्शन में घूम रहा है आपका कंडक्टर, आपका क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक रिलेक्टेंस, मैग्नेटिक रिलेक्टेंस की बात करें तो आपका क्या होता है, आपका NI डिवाइड बाई क्या होता है, फ्लक्स होता है, और ये क्या होता है आपका, तो आप कह सकते हो यहाँ पे N का मतलब एम्पियर्स, सॉरी N का मतलब टर्न्स, ठीक है, I का मतलब एम्पियर, ठीक है, फाई का मतलब वेबर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। तो 113 में ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। 114 में अपन आ चुके हैं ना हाइड्रो पावर प्लांट्स में किस प्रकार से, आपने देखा होगा हाइड्रो पावर प्लांट्स में आपकी कॉस्ट जो होती है, इनिशियली कॉस्ट तो इतनी ज्यादा होती है, इसको आप हर कोई तो अफोर्ड भी नहीं कर पाता, लेकिन उसके बाद में ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है ना वो लो होती है, यानी इजीली ये आपका ऑपरेट कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। आरंभिक लागत तो उच्च होती है लेकिन परिचालन की लागत जो होती है वो कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 114 में। नेक्स्ट देखिए कितना इजी क्वेश्चन यहां पे दे रखा है। लोड फैक्टर ड्यूरिंग ए पीरियड्स इज डिफाइंड, यानी कि एक समयावधि में भार गुणांक परिभाषित किया जा सकता है। तो आपका 115 में आप लोगों ने यहां पे इसको काफी बार पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। एवरेज लोड डिवाइडेड मैक्सिमम लोड, यानी कि आपका ये बी औसत भार डिवाइड बाई अधिकतम भार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 116 की। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड टू मेजर हाई वोल्टेज बाय यूजिंग, तो देखिए इसमें हाई रेंज ऑफ वोल्टमीटर, यानी आपकी वोल्टमीटर की रेंज ज्यादा होनी चाहिए, नहीं, लो रेंज ऑफ वोल्टमीटर, बिल्कुल सही बात है। आपकी जो रेंज जो होती है वोल्टमीटर की वो कम होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास में वोल्टेज तो क्या होता है, वोल्टेज को मेजर करना होता है, तो ये ऑप्शन बाकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 117 की बात करें, एनर्जी मीटर मेजर्ड एनर्जी इन द किलोवाट हावर्स में, तो आप लोग यहाँ पे 117 की बात करें डायरेक्ट टिक है यहाँ पे, तो किलोवाट घंटा में आपको मेजर करते हैं। नेक्स्ट है डीसी मोटर में दिक परिवर्तन बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका तांबा, आप ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि आपको कम्यूटेटर पे आपने देखा होगा जो बनाए जाते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं मोस्ट ऑफली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इन डीसी मोटर कंडीशन में मैक्सिमम पावर, यानी डीसी मोटर की अधिकतम पावर शक्ति कितनी होती है, V/2, तो ऑप्शन नंबर बैक EMF इजिकल टू B/2। चलिए 120 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसमें अगर मैं बात करूं 120 की मैं बात कर रहा हूं, तो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही रहने वाला है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 120 में ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास, हमारा ये एफर्ट्स कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर किसी प्रकार के और भी पेपर को डिस्कस आपको करवाना है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्कस करने का कोशिश करूंगा।
साथ ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स पे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके और साथ ही उन फ्रेंड्स उन बच्चों को भी यहाँ पे उसकी हेल्प मिल सके। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना